शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले मौसम की कर लेते हैं, जिसका मिजाज हर गुजरते दिन के साथ और गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अगले 4 से 5 दिन के दौरान लू चलने की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग को रेड अलर्ट की चेतावनी जारी करनी पड़ी है और लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। महीना अप्रैल का, मगर गर्मी के तेवर मई और जून वाले हैं। इन दिनों आसमान से सूरज ऐसी गर्मी बरसा रहा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। यह हाल किसी एक शहर या किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत में इन दिनों गर्मी झुलसा देने वाली पड़ रही है, जिसकी गवाही अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें दे रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात और मध्य प्रदेश का है, जहां कई शहरों में पारा अभी से 40 डिग्री को पार कर चुका है। गुजरात में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार 7 दिन पहले गर्मी जो है ज्यादातर शहरों में 42 डिग्री पार कर चुकी है। सुबह का वक्त है, इसलिए जो है ट्रैफिक दिख रहा है, पर दोपहर के वक्त जो है ट्रैफिक में बेहद कमी देखने को मिलती है। लोग सुबह में भी जब निकले तब अपने मुंह को कवर करके निकलते हैं, चाहे वो जिन लोगों ने हेलमेट पहने हैं वो भी जो है अपने मुंह पे रुमाल रखकर जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखते हैं। तो जिस तरह से गर्मी है, मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट घोषित किया हुआ है। कच्छ में रेड अलर्ट है, उसके अलावा उत्तर गुजरात के जितने जिले हैं उसमें येलो अलर्ट, और साथ में जो बात की जाए तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं वहाँ पे ऑरेंज और रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बोट क्लब इलाके में, जहां सुबह से लोग गर्मी के समय मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आज सुबह की तस्वीरें आप देखिए, मछली पकड़ने वालों के अलावा फिलहाल कोई भी नाव आपको तालाब में नहीं दिखेगी जहां पे लोग घूमने के लिए पहुंचे हों, बोटिंग के लिए पहुंचे हों। मॉर्निंग वॉक के लिए जो पूरा रैंप बनाया गया है, उस रैंप पे भी अगर आप नज़र डालें तो आपको वो पूरी तरीके से खाली नज़र आएगा। इक्का दुक्का लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरी की पूरी बोट क्लब की जो रोड है वो आपको सुनसान दिख जाएगी। मौसम विभाग ने मार्च के महीने में ही अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जता दिया था, जो अप्रैल के शुरुआती दिनों में सच साबित होता भी दिख रहा है। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां गर्मी से न सिर्फ इंसान परेशान है, बल्कि चिड़ियाघर के जानवरों का भी बुरा हाल है। ऐसे में इन जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, मैट और वाटर स्प्रिंकलर जैसे इंतजाम भी किए गए हैं। राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। हम राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पारा 40 के करीब है। इस वक्त 10-90 चौराहे पर हैं और सुबह का समय है, लेकिन अगर आप मेरे चेहरे पर पड़ती वो सूर्य की किरणें देखें या इधर इर्द गिर्द के जो नज़ारे हैं उन्हें देखें तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये सुबह का समय है। ऐसा लग रहा है मानो भरी दोपहरी हो, और उस भरी दोपहरी से बचने के लिए लोग इत्यादि तरीके का उपयोग कर रहे हो। और कुल मिलाकर सुबह जब इतनी गर्मी और कुछ हद तक लू महसूस की जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोपहर होते होते यहाँ हालात क्या हो जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाके यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर और बढ़ सकता है। गर्मी के कारण कमोबेश ऐसा ही हाल पड़ोसी राज्य राजस्थान का भी है। वहाँ लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। वहीं गन्ने का जूस, बेल का जूस, शिकंजी, आइसक्रीम जैसी चीजों की बिक्री भी तेजी से बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तनों जैसे घड़ा, सुराही और वाटर बॉटल की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है। राजस्थान में अप्रैल के पहले सप्ताह में आसमान से आग बरसने लगी है। लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। 26 साल का रिकॉर्ड राजस्थान में बाड़मेर में टूटा है, जहां पर अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी करीब 46 डिग्री के आसपास पहुंच गई है, तापमान पहुंच गया है। राजस्थान के करीब 10 शहरों में
तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। जयपुर में भी कमोबेश यही लू की स्थिति है, जहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मौसम के मौजूदा मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ेगी, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में भी गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर सकती है। इसीलिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट और हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। मैदानी राज्यों में तापमान के चढ़ते ही लोगों ने राहत के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कश्मीर के डल झील और दरास की हैं, जहां सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। इनमें कोई डल झील में शिकारे का आनंद उठा रहा है, तो कोई दरास की बर्फीली वादियों में स्कीइंग का लुत्फ ले रहा है। द्रास आ जाओ आप, यहाँ पे आपको समर में भी बहुत अच्छा आप देख सकते हो, बहुत अच्छा बर्फ मिलेगा, स्की का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी चीपेस्ट है एज कम्पेयर टू गुलमर्ग एंड ओली। कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर जो जमकर बर्फबारी हुई वो बहुत जल्द पिघल भी गई, क्योंकि तापमान मार्च और अप्रैल में जो औसत है उससे ज़्यादा पूरे कश्मीर में जा रहा है। उस बीच स्नो स्कीयर्स के लिए द्रास अब और एक जगह बनकर उभर रही है, जहां पर न सिर्फ सर्दियों में बल्कि मार्च और अप्रैल के महीने में भी पर्यटक और स्नो स्कीयर्स स्नो स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो लोग पहाड़ों पर नहीं जा सके, उनके लिए जरूरी है कि गर्मी से बचने के लिए हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने, सिर को ढकने के लिए कपड़ा, हैट या फिर छाता का इस्तेमाल करें, सूर्य के सीधे संपर्क से आने से बचें और खुद को हाइड्रेट भी रखें ताकि हीट स्ट्रोक की समस्या से दो चार न होना पड़े। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, भोपाल से तपीशपाल सिंह, लखनऊ से समर श्रीवास्तव, जयपुर से रितम जैन और श्रीनगर से अशरफ आरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गर्मी के इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखा जा सकता है, हम आपको बताते हैं। 6 माह के ऊपर के बच्चे हैं, जो 5 साल 8 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि जो 10 किलो के आसपास उनकी वो वज़न होता है, तो ज़्यादातर उनको 1 से 1.5 लीटर तक दिन में पानी तो कम से कम पीना ही चाहिए। और पानी के अलावा नींबू पानी है, शिकंजी है और छाछ है, वो सब पी सकते हैं। और दूसरा वो ध्यान रखें कि जो पानी जो पीते हैं वो भी घर का और अच्छा पानी पिए, जैसे वैसे घर में बाहर का भी ना पिए, वरना पानी वाली बीमारी ना हो सके। जो बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंट है, जो 9 साल से ऊपर 18 साल की उम्र तक है, उनको 2 से 2.5 लीटर तक कम से कम पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी सब ज़रूरी है उनको। मतलब अभी पानी का प्रमाण ज़्यादा रखना चाहिए। उनका भी वही है कि दोपहर के टाइम पे ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत निकले। जो भी काम है सुबह में या तो शाम को बाहर का काम है तो वो कर सके। बड़े वयस्क और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए खास, बुज़ुर्गों को भी वही सेम है कि 12 बजे से 5 बजे तक बाहर निकलना नहीं है और दिन में पूरे दिन 3 से 3.5 लीटर पानी का प्रमाण रखना है। और दूसरी चीज़ वही है कि जो काम नहीं कर रहे वो है, उनको तो बिना काम के मतलब के बाहर तो निकलना नहीं है। और जिनको जो काम है ज़रूरी है, वो भी ऐसा काम हो तो पहले सुबह में या तो शाम के टाइम के निपटाए, वो अच्छा रहता है। चलिए अब आपके लिए चलते गुजरात, जहां पर अरवली जिले में मौजूद प्राचीन श्यामला जी मंदिर में एक दिन पहले भगवान को बेशकीमती मुकुट का
धारण करवाया गया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और बताया भी जा रहा है कि ये मुकुट अहमदाबाद के कारीगरों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। लाल रंग का बॉक्स और उसमें ये बेशकीमती मुकुट, जिसे श्यामलाजी मंदिर ट्रस्ट ने भगवान श्यामलाजी के लिए तैयार कराया है। एक दिन पहले रामनवमी के मौके पर मंदिर के ट्रस्टी इस खूबसूरत मुकुट को लेकर पहुंचे और फिर उसे भगवान श्यामलाजी को धारण कराया गया। खास बात यह है कि इस मनोहारी मुकुट को भगवान की छवि के अनुरूप ही तैयार कराया गया, इसीलिए इसमें मोर पंख और कमल के फूल को जगह दी गई है। ये पूरा काम लगभग 4 महीने से चल रहा था। अहमदाबाद के स्नेहल भाई सोनी की खूब मेहनत से, उनके भाव और लगन से ये बहुत अच्छा एक मुकुट तैयार हुआ है। उसमें बीच में एक लोटस बनाया हुआ है विष्णु भगवान का, 9 ग्रह भी लिया हुआ है, मोरपींछ लिया हुआ है और लगभग 4 करोड़ की लागत से ये पूरा मुकुट तैयार हुआ है। श्यामलाजी मंदिर के ट्रस्टी जिगीश मेहता ने बताया कि इस मुकुट की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 3 किलो सोना, 700 ग्राम हीरे और रत्न जड़े हुए हैं, जो इस मुकुट की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। मंदिर के ट्रस्टी जिगीश मेहता का कहना है कि श्री हरि क्रिएशन अहमदाबाद के 10 से अधिक कारीगरों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। ट्रस्ट के चेयरमैन श्री दिलीप भाई, वाइस चेयरमैन रणवीर सिंह जी, हर्षद भाई, सेक्रेटरी अनिल भाई, राजू भाई और सब ट्रस्टियों ने खूब आनंद से ये काम दिया था और आज जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। और श्यामलाजी मंदिर में इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा गोल्ड का मुकुट हुआ है। भगवान श्यामलाजी का ये मंदिर काफी प्राचीन है और भगवान श्यामलाजी विष्णु और कृष्ण जी का रूप माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्यामलाजी के दर से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही वजह है कि इनके दर्शन के लिए लोग हर साल दूर दूर से आते हैं और दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों की ओर से मंदिर को दिए गए इसी दान से मुकुट को तैयार कराया गया है। श्यामलाजी मंदिर यानी कि यहाँ भगवान स्वयं नारायण विराजमान है, जिसने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और ये जो श्यामलाजी तीर्थ है ये गया गदाधर तीर्थ के नाम से प्रचलित है। यहाँ की बड़ी विशेषता ऐसी है कि मोक्ष के अधिष्ठातृ देव जैसे विष्णु कहे गए हैं वैसे विष्णु स्वयं परमात्मा यहाँ विराजमान है और यहाँ मोक्षादि कर्म से दिवंगत पितरों का उद्धार होता है। ऐसी एक मान्यता है कि कार्तिक के महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता है। वो मेले के अंतर्गत यहाँ नागधरा नाम का एक कुंड है, जो कुंड में स्नान करने से शारीरिक सभी कष्ट का निवारण हो जाता है। ऐसी ये बहुत प्राचीन मान्यता है और यहाँ ये गुजरात राज्य में आया ऐसा ये श्यामलाजी गांव, ये श्यामलाजी मंदिर के बहुत ऐसे विचित्र रहस्य हैं। भगवान को ऐसी बेशकीमती चीजें देश के दूसरे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की ओर से अक्सर चढ़ाई जाती हैं। पिछले ही साल अयोध्या के राम मंदिर में विराजित राम लला को सूरत के एक हीरा कारोबारी ने 11 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट भेंट किया था। इसी तरह शिरडी साईं बाबा का मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर समेत देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां हर साल भक्तों की ओर से लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है। कोई दान पात्र में कैश देता है, कोई सोने चांदी के आभूषण देता है और कोई डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा भी दान करता है।
अरावली से हितेश सुतारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमुना को दुश्मनों से बचाने की मुहिम की। जो ये मान बैठे हैं कि दिल्ली में यमुना की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ यमुना के जल को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर यानी कि कूड़ा हटाने वाली मशीनें लगातार काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले बिना हिचक के यमुना नदी में कूड़ा कचरा और पूजा सामग्री डाल रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना की सफाई का संकल्प कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रतीक यमुना की दुर्दशा के लिए सिर्फ पिछली सरकारें ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उसकी बदहाली के लिए दिल्ली के आम लोग भी कम कसूरवार नहीं, जो अपनी आदत से इस कदर मजबूर हैं कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली की पहचान यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पहले सर्द फिर गर्म मौसम की परवाह किए बगैर कुछ लोग हर दिन सफाई करने के लिए यमुना के पानी में उतरते हैं। फिर भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम लोग अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। करीब 2 महीने की मेहनत को चौपट करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बिना किसी डर या रोक टोक के चैत्र नवरात्रि के बाद भारी मात्रा में पूजा सामग्री यमुना नदी में डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना का जल अब भी भक्ति और आस्था की भेंट चढ़ रहा है। नवरात्रे खत्म हुए और उसके बाद भक्ति और आस्था के एक छोटे से सफ़र का अंत हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से पूजा पाठ की जो सामग्री है वो वापस से यमुना में फेंकी जा रही है। भले ही सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े मिशन में लगी हुई है, लेकिन जो आम लोग हैं वो अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अपने घर का वो पूजा पाठ का सामान लाकर अब इस तरह से देखिए फिर से यमुना में डालना शुरू कर दिया है। कालिंदी कुंज में आपको जगह जगह ऐसे तमाम लोग दिख जाएंगे जो यमुना में अपनी पूजा पाठ की जो सामग्री है उसको डालने के लिए पहुंचे हैं। क्या हालत कर दी है आपके घर की पूजा सामग्री ने एक बार फिर से नदी की। सरकार नई दिल्ली की सरकार जब से बनी है तब से हर रोज़ यहाँ पर एक मिशन की तरह यमुना को साफ करने का काम किया जा रहा है, लेकिन त्यौहार से ठीक बाद देखिए, अब नवरात्रि के ठीक बाद किस तरह से वापस आम लोगों के ज़रिए इसे गंदा किया जा रहा है। और सिर्फ पूजा और फूल ही नहीं, मूर्ति ही नहीं, बल्कि देखिए कितनी प्लास्टिक भी यमुना में खुलेआम फेंक दी गई है। यमुना की दुर्दशा के लिए पिछली सरकार को पानी पी पी कर कोसने और चुनाव में इस मुद्दे पर वोट करने वाले भी बिना हिचक पूजा सामग्री यमुना में डाल दे रहे हैं और अपनी इस लापरवाही के लिए आस्था और परंपरा का हवाला दे रहे हैं। क्या डाला आपने नदी में? तो यार ये वो होते हैं, नवरात्रे होते हैं ना, उसमें खेतरी बीजते हैं। तो उसको चलते पानी में प्रवाह करना होता और कुछ नहीं। तो पानी तो चल नहीं रहा है। नहीं, पानी तो जहाँ ही तो मतलब पानी इज देयर ना, somehow it will go। तो ये नदी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, I agree with you, पर कुछ मान्यता ऐसी है कि कहीं और रखेंगे तो कूड़े में जाएगा, यहाँ पानी में थोड़ा सा सही रहेगा। क्यों, आप उसको मट्टी के नीचे दबा सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बुजुर्गों में बना हुआ है कि पानी में प्रवाह करो और कुछ नहीं, वह पैरों में ना आए, क्योंकि पूजा का सामान होता है। ये सर आप क्या लेके आए हो आप? ये पूजा का फूल है और वो फूल और क्या नाम जो बोए था बस। तो वो नदी में डालते हैं? नदी में प्रवाहित करते हैं। नदी आपकी इतनी साफ हो रही है, फिर से गंदी नहीं होगी इससे? मैं तो उसमें लिखा है ना शास्त्रों में कि प्रवाहित तो नदी में ही करते हैं। शास्त्रों में लिखा ठीक है, पर नदी का क्या हाल हो जाएगा इससे? हाँ, गंदी तो होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा खाली फूल है और वो जौ का वो है। क्या डाला आपने नदी में? प्रसाद था। नदी में ही डालना था? जमुना नदी में डाला था, विसर्जन किया था। तो क्यों डालना है यमुना में? पूजा श्रद्धा होती है कि गंगा जमुना में ही प्रसाद जो। सफाई का काम शुरू हो रहा है, बीच का पानी इतना साफ हो गया है, यहाँ आप लोग गंदा कर दे रहे हैं। तो सर इसकी व्यवस्था भी सरकार कुछ कराएगी ना कि पूजा सामान कहाँ डालना है, उसका कुछ प्रतिबंध किया जाए कि बॉक्स में किस चीज़ में यहाँ पे डाल दिया है फिर इकट्ठा होकर कहीं चला जाए।
दिन की रोशनी में पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री नदी में फेंकने वाले लोग बड़ी सफाई से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कलेक्शन पॉइंट नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये कि कालिंदी कुंज ब्रिज के ऊपर रुक रुक कर कूड़ा फेंकने वाले राहगीरों की मदद के लिए कुछ गोताखोर भी मौजूद हैं, जो कुछ खर्चा पानी लेकर पहले पॉलिथीन बैग से पूजा सामग्री निकालते हैं और फिर उन्हें पानी में फेंक देते हैं। कई साल पहले यमुना नदी में पूजा सामग्री फेंकने से रोकने के लिए ब्रिज पर दोनों ही तरफ 18 से 20 फीट ऊंचे लोहे के जाल लगाए गए थे, लेकिन समय के साथ जाल को एक आध जगह से काटकर पूजा सामग्री डालने की व्यवस्था बना ली गई, जिसका धड़ल्ले से अभी भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। कूड़ा फेंकने की एवज में कोई चाय पानी के लिए गोताखोरों को अमेरिकी डॉलर भी पकड़ा दे रहा है, जिसकी चमक में खोकर ये लोग यमुना के कभी साफ नहीं होने की तैयारी कर रहे हैं। जालियां लगाने के साथ ही देखिए किस तरह से यहाँ ये व्यवस्था बनी कि बीच से एक छोटी सी जाली काट दी गई और उसी जाली में एक जगह बनाई गई जहाँ से तमाम लोग नदी में गंदगी डालते हैं। वरना अगर ये इतनी लंबी ये जाली है, अगर इसके ऊपर से आप फेंकना चाहेंगे तो शायद सामान को अपने फेंक ना पाएँ, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह से चल रही कि एक जाली हटाई गई और फिर लोग सामान डाल रहे हैं। आप गोताखोर हो? हाँ। आप भी लोगों से सामान लेके डाल दे रहे हो उसमें? हाँ, डालता हूँ। तो नदी तो आपकी है, यहाँ किनारे पे आप रहते हो, आप ही गंदा कर रहे हो। ये भैया इन चीज़ों घाटों कभी सफाई नहीं होगी, हम बता रहे हैं। क्यों? कभी सफाई नहीं हो पाएगी इन चीज़ों को। भाई ये देखो कितना कूड़ा है यहाँ पे, देखो पल्ली साइड उसके, ये तो कुछ भी नहीं है, पल्ली साइड पीछे देखो इसकी। वहाँ मशीन चल रही है, देखो नदी इतनी साफ हो गई है, पानी बीच में। यहाँ पे आप बैराज के पास डलवा, कुछ नहीं होता भाई, साफ सफाई घाटों में कभी नहीं होती। जब कोई डालता है तो कुछ लेते भी हो उससे? दक्षिणा दक्षिणा नहीं नहीं, कुछ पैसे वैसे भी लेते हैं? हाँ, पैसे लेते हैं दक्षिणा। कितने? जो जिसकी इच्छा हो। लोग वाग मानते ही नहीं है भाई, क्या करें। लोग वाग दिखाना, डॉलर दिखा, डॉलर पॉलीथीन वगैरह खुद ये देखिए, ये 100 का डॉलर, 100 का डॉलर। ये डॉलर मिला है इन्हें? हाँ, ये 100 का डॉलर है। आपको मिला था? हाँ, मेरे को मिला है। ये भी भेज के गए थे मैडम एक। किस काम के लिए? ये पूजा पाठ का जो सामान मैं घेर रहा हूँ। देखिए लोग डॉलर दे के जा रहे हैं इस बात के लिए इन लोगों को। इसी रवैये की वजह से एक बार फिर कालिंदी कुंज ब्रिज के नीचे पॉलिथीन में बंद पूजा सामग्री फैली हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद सिक्कों के लालच में कुछ लोगों ने पूजा सामग्री वाले थैले को खोल दिया। इतनी दूर से आप लोग क्या ढूंढ रहे थे इस नदी में? इसने भैया 2-4 रुपया मिल जाते हैं तो खर्चा अपना चल जाता है, हमारे कमाने वाला तो कोई है नहीं। कहाँ से आता है रुपया? कहाँ से आते हैं? वो ऊपर से जैसे डालते बड़े बड़े हैं। अच्छा। तो वही 2-4 10-20 जो कुछ मिल जाते हैं तो चावल लेके अपना बनाते खाते हैं। नदी के जल को दूषित करने में प्लास्टिक की वजह से निकलने वाले कचरे की बड़ी भूमिका है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक ज्यादा घातक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिनका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, और रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में हम जिसे कभी खुले में तो कभी पानी में फेंक देते हैं। और ऐसा जागरूकता की कमी और लापरवाही की वजह से होता है। लोगों के इसी रवैये के खिलाफ आधी अधूरी कार्रवाई की वजह से भी निर्मल यमुना अविरल यमुना की मुहिम दम तोड़ देती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाली यमुना नदी खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इसके जल का आचमन करना तो दूर की बात, दिल्ली में यमुना कहीं स्नान करने लायक भी नहीं रही है। यमुना को साफ करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समुदायों को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, जो पूजा सामग्री प्रवाहित करने के नाम पर यमुना नदी में पॉलीथीन, घी के डिब्बे, यहाँ तक कि अगरबत्ती की पैकिंग को भी डाल देते हैं। यमुना नदी के घाटों और किनारों पर पूजा सामग्री डालने के लिए कलेक्शन पॉइंट बनाए जाने चाहिए, और इसके अलावा वहां से कलेक्ट होने वाली पूजा सामग्री को अलग अलग जगहों पर रिसाइकिल के लिए भी भेजा जाना चाहिए। के लिए सरकार को एक व्यवस्था करना चाहिए, हर घाटों में एक डस्टबिन लगाना चाहिए और सबको एक नियम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी की और जो भी हमारे धर्मगुरु उनकी बात सब मानते हैं, तो उनको ऐसा बोलना चाहिए कि भैया ऐसा करो कि जो डस्टबिन लगी है गंगा यमुना के किनारे
फूल माला ले जाके उसमें रखो, अलग अलग रखो। फूल मालाओं से हम अगरबत्ती बना सकते हैं और भी दीपक बना सकते हैं। जो हमारे और भी चीज है, नारियल, अगर वहां पे नारियल रखेंगे तो किसी को आवश्यकता रहेगी तो खा भी सकता है, ले जा भी सकता है। और जो हवन सामग्री है उसको हम पेड़ों में डलवाएं सरकार के माध्यम से। डस्टबिन लगाना चाहिए और एक कानून लागू करना चाहिए कि अगर आप पकड़े जा रहे हो पूजा की सामग्री डालते हुए गंगा यमुना में तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आप जेल भी जाओगे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।